हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका जो चैप्टर है सेकंड बाइपोलैरिटी, अब हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में लास्ट पॉलिटिकल साइंस की इस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अच्छा, अब ये पता बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा ये क्वेश्चन को टॉपिक क्यों बना दिया? इस क्वेश्चन को टॉपिक ही बना दिया, बताओ। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये कैसे? मेन क्वेश्चन है सर। यही तो मेन क्वेश्चन है, क्यों हुआ? मतलब ऐसा मेन क्वेश्चन कैसे बन गया ये? अब इतनी बड़ी जब दुनिया का सुपर पावर है। हाँ, तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। मतलब दो पावरफुल कंट्री में से एक है, सेकंड तो नहीं बोलूँगा, उस टाइम पे तो दोनों बराबर थी या एटॉमिक पावर की वजह से यूएस आगे थी, लेकिन सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ऐसा हुआ कि इसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डालो, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर? सोवियत यूनियन वाज द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। एकदम से डिसइंटीग्रेट होगी। मतलब कितना टाइम हुआ था? 60 साल भी नहीं हुए, 50 साल के अंदर अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, 91 में डिसइंटीग्रेट हो गया। 50 साल भी नहीं रुक पाया ये। के कारण क्या थे? इंटरनल वीकनेसेस। इंटरनल वीकनेस तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी ली थी कि एक तरह से ऑथोरिटेरियनशिप हो रही थी, सोशलिज्म को ये छोड़ चुके थे। ठीक है, और आर्म्स रेस में ये यूएस को कम्पीट करने के चक्कर में मतलब और अदर इनके जो सेक्टर्स थे, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दूसरा अफगानिस्तान में इन्वेजन शुरू कर दिया, न्यूक्लियर पावर बनने में और ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो ये मतलब वीकनेस ही तो है कि मतलब आप सब चीज़ भूल के एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, है ना? सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल वीकनेस, मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में एक तरह से ये जो मैं बात करूँ यूएसएसआर का जो ईस्टर्न पार्ट था, यूरोप से अटैच जो था टेरिटरी जो यूरोप के, वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव थी। वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ पर ही सारा जितना भी डेवलपमेंट या कुछ हो रहा था वहाँ हो रहा था। बाकी सेंट्रल एशिया की जो इनकी कंट्रीज हैं उसको ये मतलब इन्होंने निगलेक्ट कर रखा था। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन इसलिए ह्यूज हो गया क्योंकि ये इम्पोर्ट करवाए जाते थे। मतलब फूड इंपोर्ट करा रहे थे क्योंकि अपने विद इन द टेरिटरी ये डेवलपमेंट कुछ कर नहीं रहे थे और लोगों को खाने के लिए कहाँ से देते? तो फूड। ठीक है, तो इकोनॉमिक बर्डन ऑब्वियसली होगा, पैसा उठाएंगे बाहर से। सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट हो चुका है किस टर्म्स में? एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में और पॉलिटिकल टर्म्स में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब देश कैसे चल रहा है, जो भी उसका जो ब्यूरोक्रेट्स उसको चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, आपके स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपके स्कूल को चला रहा है, तो वो स्टैग्नेंट हो चुका है क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? मिलिट्री पे पूरा फोकस है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टैग्नेंट है। पॉलिटिकल, ना कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस है, ना पॉलिटिकल लोगों के पास फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी नहीं। हाँ, इकोनॉमी तो हमने पढ़ लिया था। इकोनॉमी तो मतलब लास्ट स्लाइड में ये भी मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि एक मिलिट्री ही एक तरह से उसका एक मेन एजेंडा था, मिलिट्री डेवलपमेंट। ठीक है, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, करप्शन बहुत हो गया था। ठीक है, और इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक्स। अब आपने गलतियां तो करी है लेकिन आप गलतियों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। आप इतने मतलब आपकी इतने कैपेबल नहीं है कि आप गलतियों को ठीक कर पाओ। और गोरबाचेव लाया था रिफॉर्म्स, तो उसके रिफॉर्म्स कुछ ऐसे थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे वो सोचते थे कि बहुत जल्दी कर रहा है, और जो सोवियत के सपोर्टर्स थे उनको लगता है कि बहुत धीरे धीरे था। तो रिफॉर्म्स आए थे, बहुत लेट आए थे। इनको रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे अराउंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। जब 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो मतलब एक तरह से आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट था यूएस के साथ। तो जब उनको ये दिख रहा है कि यूएस इतना डेवलप हो चुका है तो इनको तभी रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। फिर 62 के बाद 79 में इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट को पावर्स थी, लोगों के पास नहीं। सेकंड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है?
हर चीज़ का मतलब main पावर का मेन source वो है। वो है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स वहाँ पर है नहीं। अब सपोज जैसे इंडिया है, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है? डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसपैलिटीज या पंचायत, फिर उसके बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आती है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन आपको जो कम्युनिस्ट कंट्री है, आज भी रशिया में सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है। और चाइना की डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर्स एक जगह इकट्ठी हो रही है और वहीं से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो भी है, मतलब जितना भी वो चाहते हैं, तो कंट्रोल आपका सेंटर में रहेगा हमेशा। तो इसकी वजह से भी देखो, इतनी वास्ट कंट्री है, आप कैसे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता तो पॉसिबिलिटी थी कि डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। और जिस टाइम पे लोग डिमांड भी कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था, है ना, कि चलो ठीक है हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जितने भी प्रोविंस हैं या ब्लॉक्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट पावर्स दे देते हैं, तो हो सकता है डिसइंटीग्रेट नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे सकते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे सकते हैं, Power हाँ 100 वही ना। क्योंकि देखो ऐसा है ना, सारी कंट्रीज सोवियत आइडियोलॉजी नहीं रखती है ना। सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज है, उनका कल्चर अलग है, वो अपने कल्चरल अफेयर कैसे इंडिपेंडेंटली वो उसको कैसे यूज करेंगे, है ना, ये था। और प्रिविलेज किसको दिया हुआ है? पार्टी ब्यूरोक्रेट्स रादर देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। सिटीजन के पास कुछ भी प्रिविलेज नहीं है, या कुछ भी प्रिविलेज यहाँ पर है कि फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। आगे समझ में कोई डाउट? नेक्स्ट, अब सम सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी फेल्ड एट रिफॉर्म्स फेल्ड हो गए थे गोर्बाचेव के। क्यों? शुड हैव मूव मच फास्टर। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा रिफॉर्म्स उनको जल्दी करने चाहिए थे, ठीक है। और जो भी जितना भी उनको फायदा पहुंचा वो बहुत स्लोली पहुंचा है। तो ये सोवियत सोसाइटी के कुछ सेक्शंस बोल रहे हैं जो क्या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि हाँ। जो प्रोविंसेस प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं कि बेनिफिट हुआ है, धीरे हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था। तो मतलब गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स तो कैपिटलिज्म की तरफ ही तो थे, तो ये भी उसके कैपिटलिज्म के फेवर में है। तो वो कह रहे कि जल्दी करना, जल्दी। तो नेक्स्ट, अब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स क्या कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स आने से क्या हो गया? देयर पावर्स इरोडिंग, पावर्स उनकी जाने लगी है। गोर्बाचेव वाज मूविंग टू फास्ट टू वीक। तो बेचारा कहीं का नहीं रहा, काम करा तो कुछ कहते हैं कि बहुत धीरे करा है, कुछ कह रहे हैं कि बहुत फास्ट करा है। मेन रीजन क्या थे कोलैप्स होने के? हेडिंग डालो, मेन रीजन फॉर कोलैप्स। सबसे बड़ा रीजन क्या था? नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी। मैंने तुमसे सोवरेनिटी पूछा था क्या है मतलब, या बोला था नेक्स्ट क्लास में, उनके टेरिटोरियल उसमें कोई इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना जैसा हो। भी- सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी किंग है या प्रेसिडेंट है या भी कोई भी हेड ऑफ द स्टेट है, वो अपने आप गवर्न करेगा अपनी टेरिटरी को विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। उसको किसी भी बाहर की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप ही गवर्न करेगा। तो इस सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। और इंडिया सोवरेन कंट्री है, क्योंकि इंडिया किसी की हेल्प नहीं मांगता है, ठीक है। हर चीज़ें मतलब मोर देन ईयर हो गया उसको, इन्वेजन को 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी बोलता है कि अभी भी लड़ने चाहते थे लोग। हाँ ऐसा यार, एक बात बताओ ना, आप अपने मोहल्ले में उस गुंडे से लड़ रहे हो जिसकी फैक्ट्री है बंदूकों की, और उसका जितनी भी इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबिलिटी है, वो बंदूकों की फैक्ट्री से ही आता है। रशिया का देखो ऐसा है ना, आधे से ज़्यादा रशिया तो फ्रीज जोन में है, और उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑयल, नेचुरल गैस और ये है। इसके अलावा और क्या है? थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि एप्पल उसकी है, गूगल उसकी है, फेसबुक उसकी है, टेस्ला उसकी, नहीं। हाँ। फिर भी इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छे स्केल पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और वो कह रहा है कि यूरोप नहीं लेगा तेल, तो भारत तो है ही, बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। सब ले लेंगे आज। हाँ, धीरे धीरे सर ये खत्म हो जाएगा, कितने ही रोकेंगे यूरोप भी, कितने दिन रुकेगा। अभी नाटो का वो हुआ था, मीटिंग हुआ था, तो जेलेंस्की ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ नाटो में आने के लिए। और फिर नाटो के मेंबर्स जो भी थे, तो थोड़ा सा उसको बॉयकॉट भी करा। मतलब कुछ ऐसी इमेजेस वगैरह आई हैं
कि वो एक तरह से बॉयकॉट होता हुआ दिख रहा है। फंस गया यूक्रेन। ये तो ऐसा है ना, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम दूसरों के ऊपर उछल रहे हो। और जिसको ऊपर उछल रहे हो उसी को मना कर दिया। मतलब या तो तुम जाओ नाटो में, अब वही अभी फंसता है। ये ना रास्ता वही है, ना तुम इधर के रहे ना उधर के रहे, तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन था इसका कि तुम नाटो में जाते। या तो रशिया खा लेगा, छोड़ेगा तो नहीं, खा लेगा रशिया सीधा ले ही लेगा। और रशिया को भी पता है, कि छोड़ने का मतलब रशिया को भी पता है कि वो खा लेगा उसको, और पूरी दुनिया को पता है। अभी क्या अभी है, खत्म हो गया। जो इसको यूक्रेन को जो सपोर्ट था ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हो जाएगा क्योंकि रशिया, support और कर मैं रहा है, बताऊं, उसी को रशिया ने पकड़ इन्वेजन की तैयारी रशिया ने 2 साल पहले से करी हुई थी। वो आने वाले 5 सालों तक लड़ाई कर सकता है। अभी भी अभी भी यार ये देखो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1940 से 1919 तक, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45 तक, 5 से 6 साल चला ना वर्ल्ड वॉर दोनों। तो ये एक तरह से वो एज्यूम करके बैठे थे ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है, और उसके लिए रशिया पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि मोर देन 5 ईयर तक मैं लड़ सकता हूँ। 10 साल का तो लगते हाँ रखते ही रखते। हाँ, उसने पूरा 10 साल का असला बारूद साइड में रख दिया था। और साइड में क्या रखा था? जो उसके गोदाम में सड़ रहे थे वो आज यूज हो रहे हैं। और क्या? जो उसके गोदाम में सड़ रहे थे वो आज यूज हो रहे हैं। पता चल रहा है, चलते तो है। हाँ, चलते तो हैं। नेशनलिज्म और सॉवरेनिटी डेवलप हो गई थी वेरियस रिपब्लिक्स में, जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, बाल्टिक स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स। तो ये सब ऐसी कंट्री, ये लिख लिया पूरा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल एशिया की जो रिपब्लिक्स है उनके डिफरेंट एथनिक अफेयर्स है और रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है। तो एक कन्फ्लिक्ट यहाँ भी था सेंट्रल एशिया का सोवियत से, ठीक है। तो ये मेन रीज़न, ये भी लिखो। और ईस्ट यूरोप, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था कंपेरेटिवली टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। नेक्स्ट, अभी क्या कहता है माइकल गोर्बाचेव, इसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट। रिस्ट्रक्चरिंग आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म से रिलेटेड है, और ओपननेस मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों में ये फिट होते हैं, ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं? स्टॉप द आर्म रेस विद यूएस। क्या कह रहा है ये? समझदारी, बहुत ज़्यादा समझदार है। स्टॉप द आर्म रेस विद यूएस, विड्रॉ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में लगा रखा था ना इसने, जो इनसिक्योरिटी थी इसको कि ये यूरोप से अटैच बाउंड्रीज है, तो वहाँ पर उसने ट्रूप्स वगैरह लगा रखे थे, ठीक है। हेल्प यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बर्लिन वॉल वगैरह और जब गिरी थी फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इन्होंने जर्मनी का मतलब ऐसा काट के था। बांट लिया अपने को। हाँ, जर्मनी को काट के बांट लिया था। जर्मनी कटेगा सब में बटेगा वाली बात। हाँ, तो क्योंकि जर्मनी ने बहुत दिक्कत करी थी, जर्मनी कटेगा सब में बटेगा, तो ये था। फिर जर्मनी यूनिफिकेशन कर दिया। ऐसा था कि वहाँ के लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, डिमांड शुरू कर दी। अब एक बात बताओ ना, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कि आप 7 समुंदर पार जाके भी कंट्रोल करोगे। तो मेजरली जो जर्मनी का जो कंट्रोल था, वेस्ट जर्मनी का जो कंट्रोल था वो यूएस के पास था, क्योंकि यूएस ही तो वो था। तो लेकिन उनके पार्ट में टेरिटोरियल जो बात कर रहा हूँ, फ्रांस ने लिया था कुछ। हाँ, मतलब लिया सब इसमें बटा था, फ्रांस, ब्रिटेन, हाँ, यूएस। यूएस का पता है। यूएस में भी बटा था। यूएस क्या करेगा? क्यों नहीं, यूएस क्यों नहीं करेगा? अलाइड पावर्स में सबसे ज़्यादा कौन पावरफुल था? फ्रांस, ब्रिटेन। तो बस ये थे कि चलो चलो लड़ने चलते हैं साथ में कि हम भी खेलेंगे। आगे ज़्यादा मैं अभी अच्छा, आप वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 उठा के देख लेना, जब तक यूएस पिक्चर में नहीं आया था तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की एंट्री बाद में हुई थी। वो तो सर वो वाली बात है, वो नहीं था केजीएफ में कलाश निकावो, हाँ, जब उसके बाद कलाश निकावो आती है तो सर यूएस तो वो वाला काम करता है ना सर, मतलब वो सर यूएस में तो कोई भी आता है तो हो जाता है। मतलब यूएस आता है जब सब पिट चुके हैं। अब दो मतलब मान लीजिए 50 हो, हाँ। और कोई बंदे 100 है, हाँ। वो 100-30 हो चुके हैं, अब हाँ। 50 और 30 दोनों ठोक देगा। हाँ, या किसी एक वो भी कह सकते हैं, एक को ले लो दूसरे को मार दो, वो भी कह सकते हैं। तो यूएस दोनों में यही काम किया उसने। यूएस मैं बताऊं बहुत शार्प माइंड गेम खेलता है, मतलब बहुत अभी भी खेलता है। अभी भी मतलब इतना बढ़िया गेम खेलता है, देखेगा थोड़ी देर बैठ के। हाँ, अभी भी देख रहा है यूक्रेन को,
हाँ 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 हाँ, हम हैं जो है पैसा दे रहा है, मिलिट्री दे रहा है। हाँ, तो क्या खुद तो नहीं आ रहा ना। नहीं। जिस दिन यूएस के ट्रूप्स रशिया यूक्रेन में उतर जाएंगे और यूक्रेन के साथ लड़ेंगे, रशिया के अभी वर्ड बोल के एकदम मतलब उस दिन रशिया नींव रख दी जाएगी। हाँ, उस दिन फिर रशिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो उसने उद्घाटन किया था ना, वो फोड़ देगा। अच्छा अभी भी क्यूबा में है। हो सकता है, आइडियोलॉजी तो कम्युनिस्ट है ना। यूएस, एक बात बताओ ना, यूएस क्यों डरा हुआ है? यूएस को दो बच्चे डरा रहे हैं, एक क्यूबा डरा रहा है, एक नॉर्थ कोरिया डरा रहा है। नॉर्थ कोरिया को तो यार एक बात बताओ, नॉर्थ अगर रशिया ने समझा लिया तो रशिया काफी पावरफुल है। वो तो समझा, रशिया टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया फ्री हैंड है उसको, दे रहा बेटा है? टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से कहाँ से आ रही है? ओके तो पाल रहा है। नॉर्थ कोरिया को देखो, ऐसा होता है, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है सबसे ज्यादा उसको क्या दिक्कत रहती है वॉर में? सिटीजन्स की सबसे प्रायोरिटी रहती है ना, सिटीजन प्रायोरिटी रहता है सबसे। नॉर्थ कोरिया को प्रायोरिटी है सिटीजन। तो कह रहा है कि वो लोग मर जाए तो मर जाए, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अमेरिका को मार दूंगा। उसको तो रोने के लिए रुलाता है, मतलब कि दर्द से रोना पड़ता है। हाँ वो रोने- तो मारने में बस क्या? वही बात है ना। तो अमेरिका को भी पता है, जिस दिन उसने थोड़ा सा रशिया को पोक करा तो यहाँ से नॉर्थ कोरिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जापान जो है वो यूएस की अम्ब्रेला के अंडर है, क्योंकि सबसे खतरनाक देश है। नॉर्थ कोरिया पता है क्या कहता है? कहता है अगर अमेरिका का मेरी मिसाइल नहीं पहुंची ना, सबसे पहले जापान में मारूंगा, एक साउथ कोरिया में मारूंगा, ये कहता है। अब बताओ कोई तो क्या बेचारे, मतलब जापान के अगर हम बेकार में पहले जाएंगे, तो उनको तो अमेरिका फिर भी मार देता है। वो फिर भी मार देगा। वो कह रहा है जब तक अमेरिका में मिसाइल पहुंचेगी तब तक जापान और नॉर्थ कोरिया खत्म हो जाएंगे। वो तो नेबरिंग कंट्रीज है ना। तो जापान एक तरह से बहुत, मेरे को लगता है टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, वो दिखाता नहीं है। तो बताओ अमेरिका का जो डोमिनेंस है ना, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। ठीक है, अगर जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रम्प होता तो हो सकता है कि यूक्रेन का इन्वेजन नहीं होता, अफगानिस्तान से वापस भी नहीं आता। अफगानिस्तान से वापस नहीं आता। थोड़ा डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिका को लीड कर सकता है बहुत अच्छा। देखो, इतनी बड़ी कंट्री को लीड करने के लिए थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ। आपको एक्टिव बहुत होना पड़ेगा। ठीक है, तो अमेरिका में डोनाल्ड जब ट्रम्प आपका स्टेचर इतना बड़ा हो, पावरफुल हो, खतरनाक हो, तो वैसा ही पावरफुल होना होना चाहिए। जो बाइडेन थोड़ा शानदार भी है, वो बेचारा वो वो- चल ही नहीं पड़ता। बोलने वाला आदमी है, बोलता है बहुत है। बोलता तो वो बहुत है, वो उसका बोलने अभी से अभी शॉर्ट दे रहा था, उसमें उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, कोई ये नहीं कर सकता। कुछ 1-2 दिन बाद या फिर महीने बाद सऊदी के साथ मीटिंग हुई, सऊदी ने 1 मिलियन बैरल कम कर दिए पेट्रोल देना। अच्छा। काट दिया उसका इकोनॉमी गई कहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अमेरिका बस यही, अभी मैं बताऊँ, अभी वर्ल्ड में ना जो पावर का जो सेंटर है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। चाइना नहीं बन सकता। चाइना ने गलती इसलिए कर दी, चाइना इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि चाइना ने कोविड आके गलती कर दी, बहुत जल्दी लिया है। चाइना नहीं बन सकता, चाइना को अच्छा। सपोर्ट नहीं करे। देखो, आप या तो आप लोगों को डरा धमका के पावरफुल बनो सपोर्ट लेके, चाइना की सपोर्टर नहीं है। चाइना तो लोन डेंजर बनता है। चाइना के कर्जदार हैं कि हाँ भैया चाइना बन सकता है सब पावर, क्योंकि वो कर्जे में डूबे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब कर्जे में डूबे हैं। बांग्लादेश भी कर्जे में डूबने वाला है अभी। और रशिया थोड़ा बस बैक करता है पीछे। रशिया क्योंकि अपने एडवेंचर बन जाए तो रशिया में बताऊँ ना, रशिया को क्या चाहिए? रशिया को चाहिए वाटर एक्सेस, क्योंकि रशिया के पास वाटर एक्सेस नहीं है। अच्छा चाइना देता है। वाटर एक्सेस का मतलब जो ट्रेड है, वाटर ट्रेड है, वाटर में ट्रेड। अच्छा वो साउथ चाइना सी वाला साउथ चाइना रशिया के पास नहीं है ना, वाटर कहाँ है रशिया के पास बताओ? ऊपर में ना ऊपर में जमा हुआ है वो, क्या करेगा वहाँ पर वो आइस किंग थोड़ी ना करनी है उसने। पानी तो नीचे है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, किसका कब्जा है सारा? पैसिफिक पे आपका सारा ये यूरोपियन और ये यूएस का, अटलांटिक पे यूएस का, पैसिफिक पे आपका जापान भी है, चाइना भी क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन ओशन पे इंडिया का मेन डोमिनेंस है, साउथ चाइना से चाइना घूमता रहता है। चाइना घूमता रहता है। तो मतलब और रशिया यही तो चक्कर है ना। कभी ना मैं वर्ल्ड मैप लगाऊंगा ना जब, तब बताऊंगा कि रशिया कहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ। ये तभी तो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था जब रशिया किसी भी कंट्री में घुसता है तो यूएस आ जाता है। रशिया कोरिया में घुसा वाटर एक्सेस के लिए, यूएस आ गया। रशिया वियतनाम में गया
वाटर एक्सेस के लिए यूएस आ गया। रशिया अफगानिस्तान में गया, वाटर एक्सेस के लिए यूएस आ गया। रशिया सीरिया में गया, वाटर एक्सेस के लिए यूएस आ गया। बट आई गेस बहुत उंगली कर रहा है। तो ये लॉजिक है ना एक बात का कि जहाँ जहाँ रशिया वाटर एक्सेस के लिए जा रहा है, अपनी आइडियोलॉजी फैला रहा है, वहाँ यूएस की आइडियोलॉजी आ जाती है। समझ? दोनों अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का? कोल्ड वॉर खत्म। कोल्ड वॉर खत्म, एमरजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है? मतलब सिर्फ यूएस रह गया। सिर्फ US रह गया। ठीक है, एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, न्यू आइडेंटिटीज, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। मतलब नई कंट्री बनी है, उनकी नई आइडेंटिटी है, उनके अलग अलग इंटरेस्ट है कि हमें ये कमोडिटीज चाहिए, ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है, उनके लिए आगे और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये है शॉक थेरेपी हुआ था जब डिसइंटीग्रेट हो गया था पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में। अब क्या है शॉक थेरेपी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, चेंज, हाँ बदलाव। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, अथॉरिटेरियन था ना, टू डेमोक्रेटिक, यही तो चाहते था कि आपका जो सोशलिस्ट सिस्टम है या जो आपका कम्युनिस्ट सिस्टम है उससे चेंज होकर कैपिटलिस्ट सिस्टम तक आ जाए। ठीक है, मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये IMF ने इनको बताया था कि भाई ये करो, ऐसा करो तो ही बचोगे। और वर्ल्ड बैंक और IMF ने ही इंडिया को बताया था 1991 में कि LPG रिफॉर्म्स लाओ। इंडिया ने भी शायद बंद कुछ कर रखा था ना बाहर से, मिक्स्ड, वो था ना, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो क्या मतलब? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब आप बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, ठीक है, और यहाँ मतलब सारा जितना भी होगा मैन्युफैक्चरिंग वो विद इन इंडिया होगी, ठीक है ना। हम बाहर ट्रेड वगैरह, तो एक तरह से एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बाहर का जो कंट्रीज थी उनके साथ कॉन्टैक्ट कम था हमारा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। उस टाइम की गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह थी। तब भारत के पास 15 दिन का राशन बचा था बस, तो जाके दिमाग खुला। 15 दिन का राशन बचा। उसके बाद गए यहाँ के प्रधानमंत्री, सरकार गई वर्ल्ड बैंक और IMF के पास, तो उन्होंने बोला भैया ये पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट करो, फ्री ट्रेड पॉलिसी लाओ, FDI लाओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो, तब जाके हम पैसे देंगे। 1991 में ना, 1991 में राजीव गांधी क्या था या राजीव गांधी तो चल दिए थे ना। उसके बाद 15 दिन बचे। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे। 15 दिन बचे थे भारत के पास। गलती नरसिम्हा राव की नहीं, गलती राजीव गांधी की है। भारत के पास तो ये इंडिपेंडेंस से ही चलता आ रहा था हमारा। ठीक है, लिख लिया ये इन्फ्लुएंस बाय। नेक्स्ट, तो शॉक थेरेपी में क्या हुआ था? टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा क्या हुआ था शॉक थेरेपी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा शिफ्ट, एकदम से सडन शिफ्ट। ऐसे नहीं कि आप कुछ धीरे धीरे, कि मतलब आज अगर एक कंट्री बनी है तो अगले दिन उसमें कैपिटलिज्म अपना लिया। इन्वेस्टमेंट, कैपिटलिज्म क्या है? प्राइवेटाइजेशन, कि हर चीज प्राइवेट कर दी, सरकारी कंपनियां बेच दी। हाँ हाँ, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, देश चलाएगी, ठीक है ना। जो सरकारी कंपनियां थी, पहले क्या होता था, फार्म लैंड्स वगैरह होते थे गवर्नमेंट के उसमें होते थे कंट्रोल में। फार्म लैंड उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर में। मतलब बेच दिया या फिर ऐसे दे दिया? नहीं, सेल पे लगा दिए। ऐसे। और बिल्कुल सेल पे लगाने का मतलब बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर 100 रुपये, मान लो कि 100 रुपये की कोई कंपनी है तो उसको दे दिया 10 रुपये में, जाओ ले जाओ, करो प्राइवेट। हाँ, मतलब एक अनुमान, मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर 100 रुपये रही होगी ये कंपनी की कीमत, तो बहुत कम में दे दिया, 10% पे दे दिया, चलो जाओ ले जाओ। तो दूसरी कंट्री नहीं, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, तो बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आके खरीदने लगी, ठीक है ना। दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, दूसरी कंट्री की जो प्राइवेट कंपनीज है वो आके खरीदने लगी, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंस हो रही थी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन स्टेट एसेट का, जितने भी स्टेट एसेट थे, एसेट मतलब जो भी या तो उनके जमीनें थी या बिल्डिंगें थी या कुछ भी, मतलब जो भी एसेट, जो भी उनका सामान था, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। कॉर्पोरेट ओनरशिप, प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप होने लगी थी,
ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग को क्या कर दिया था? प्राइवेट था। खत्म, टाटा, ले जाओ अपना। ले जाओ, करो जल्दी, आज़ादी करो। तो फिर सरकार पैसा कहाँ कमा रही है? हैं? सरकार पैसा कहाँ कमा रही है? टैक्स से। टैक्स टैक्स लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तभी तो शॉक थेरेपी है, तभी तो डूब गया। अच्छा, मतलब कि ये सडन चेंज डूब गया। हाँ, सडन चेंज डूबा था ये। जब इतना को टेंशन क्या है, नाम क्यों शॉक थेरेपी? जब टेंशन मतलब शॉक थेरेपी ये है कि उस टाइम पे ये जो ट्रांजिशन था ना, हाँ एकदम ऑल ऑफ सडन इतना जल्दी ट्रांजिशन हुआ कि इसको शॉक थेरेपी नाम रख दिया। हाँ, मुझे तो शॉक थेरेपी ही ये है नहीं, कि नहीं, नहीं। लोगों को सदमा लग रहा है कि हम कम्युनिस्ट से सीधा कैपिटलिस्ट बन गए। नहीं, ऐसा नहीं। शॉक थेरेपी ये है कि भैया सडन ट्रांजिशन, हाँ, नहीं है डूबती। नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है। तो उसमें क्या चाह रहा था वो, जो शॉक थेरेपी में और क्या क्या चीज़ें थी? फ्री ट्रेड होने लगा था, एफडीआई होने लगा था, करेंसी कन्वर्ट, क्या मतलब है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज आएगी या फॉरेन कंट्री या गवर्नमेंट, कंट्री तो नहीं होती है, कंपनीज ही होती है, तो एमएनसीज वगैरह, तो वो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री में जाकर। तो इंडिया में एफडीआई शुरू हो चुका था 1991 के बाद। वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगाते हैं, या वहाँ की लोकल जैसे सपोज करो टाटा इंडियन कंपनी है, महिंद्रा इंडियन कंपनी, तो हो सकता है कि बाहर की कंपनीज का भी इसमें पैसा लगाओ, शेयर खरीद रखे हो। ठीक है, यहाँ पर एंड करते हैं आज की क्लास। कोई डाउट है? कल हिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।